नमस्कार साथियों, अपन बात आज करेंगे इस क्लास के अंदर राजस्थान में पर्यटन। किसी बात करेंगे पर्यटन। पर्यटन की जब बात आप करते हो तो पर्यटन तो हमने देखा है कि क्या होता है, घूमना फिरना। लोग क्या करते हैं, घूमते फिरते हैं आराम से। जब उनका वेकेशन होता है तब, है ना, वेकेशन पे आप लोग भी जाते हो घूमने। तो घूमने जब आप जा रहे हो किसी स्थान पर तो क्या होगा, उस स्थान के जो लोग हैं उनको क्या मिलेगा, रोजगार। क्या मिलेगा, रोजगार मिलता है, हाँ या ना। ऐसे ही राजस्थान के अंदर जो है पर्यटन से क्या हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। और राजस्थान ने क्या किया, पर्यटन को क्या किया है, रोजगार का दर्जा दिया है, उद्योग का क्या दिया है, दर्जा दिया है। और बड़ी बात यह है कि राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है जिसने क्या किया है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। तो राजस्थान ने क्या किया, राजस्थान ने सबसे पहले तो आपका जो है पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। पर्यटन को क्या किया, उद्योग का दर्जा दिया। ठीक है। अब ये जो आप बात कर रहे हो तो सब उद्योग में क्या होता है, उद्योग में तो कारखाने होते हैं जिससे क्या निकलता है, धुआं निकलता है, हाँ या ना। तो ये जो उद्योग है, अगर पर्यटन तो किस प्रकार का उद्योग है, तो ये ध्यान रखना कि जो आपका पर्यटन है यह पर्यटन आपका निर्धूम उद्योग होगा। किस प्रकार का उद्योग होगा, निर्धूम, मतलब जिसमें धुआं नहीं होता, धुआं रहित। तो ये निर्धूम उद्योग की श्रेणी में आपका आता है। तो पर्यटन किस प्रकार का उद्योग है, निर्धूम उद्योग है आपका, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें कोई धुआं हुआ नहीं निकल रहा है आपका, है ना। अब ऐसा क्या हुआ कि हमने पर्यटन को जो है उद्योग का दर्जा दिया, तो ध्यान रखना कि ये दर्जा कब दिया गया। पहली बात तो 4 मार्च 1989 को आपका जो है एक समिति है, मोहम्मद यूनुस समिति। समिति कौन सी है, मोहम्मद यूनुस समिति है। इस मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर, मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर क्या किया गया, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, है ना। सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। क्लियर यहां तक सभी का। तो आपसे अगर पूछता है कि दर्जा कब दिया गया, तो आप बताएंगे 4 मार्च 1989 को दिया। समिति कौन सी थी, तो मोहम्मद यूनुस समिति आपकी थी। इसी की सिफारिश पर क्या हुआ, दर्जा दिया। सबसे पहला ऐसा करने वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान। और उद्योग किस प्रकार की, सॉरी आपका ये जो उद्योग आपका पर्यटन उद्योग है वो किस प्रकार की श्रेणी में आता है, निर्धूम उद्योग, जो धुआं रहित है। आगे बढ़ते हैं अपन, यहां से कुछ बातें और जोड़ते हैं इसके अंदर मेरे साथियों। अब बात यहां पर हो रही है राजस्थान की, किसकी बात हो रही है, तो देखो यहां पर मैं बता दूं कुछ बातें आपको बेसिक सी, कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहां से आते हैं। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक आपके विदेशी पर्यटक है, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक है, वो कहां से आते हैं, तो ध्यान रखना वे आते हैं आपके फ्रांस से। कहां से आते हैं, तो सबसे ज्यादा पर्यटक आपके आते हैं फ्रांस देश से। ठीक है। फिर बात आती है कि सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जो है राजस्थान में कहां आते हैं, राजस्थान में कहां आते हैं, तो राजस्थान में कहां आएंगे, तो बिल्कुल सही, जयपुर में आएंगे। कहां आएंगे भैया, जयपुर राजधानी है, जयपुर क्या है, और एकमात्र क्या है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। आप लोग जो है, मान लीजिए कभी आप अच्छा कुछ बन गए, बड़े अधिकारी, पैसा सा खूब आ गया, है ना। अब आप जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं साहब। कहां जा रहे हैं, तो यूएस तो देश है, लेकिन यूएस में जा कहां रहे हो भाई, यूएस तो क्या है, एक देश है। आप यूएस में कहां जाओगे, तो जब आप, अभी तक तो हमने सोचा नहीं सब कहां जाएंगे, लेकिन अब जब आपके पास पैसा होगा, आप जा रहे हो, तो क्या करोगे, प्लानिंग करोगे कि मैं यूएस में कहां जाऊंगा, मैं यूएसए में कहां जाऊंगा, वॉशिंगटन जाऊंगा कि न्यूयॉर्क जाऊंगा, कहां जाऊंगा। तो आप एक सजेस्ट करोगे, हाँ यहां जाऊंगा, यहां से उतर के मैं अन्य स्थानों पे घूमूंगा। इस तरह से कोई विदेशी जब आ रहा होगा भारत के अंदर, और उसने अगर राजस्थान के बारे में कुछ बातें जानकारी प्राप्त की है, तो वो क्या करेगा साथियों, वो ये करेगा आपका, मेरे साथियों, कि वो यहां पर देखेगा कि राजधानी क्या है भारत की, दिल्ली। दिल्ली के आसपास कौन सा इलाका है, तो क्या देखेगा, जयपुर। तो दिल्ली से कहां आ गया, जयपुर। अब वो जब जयपुर आ जाएगा तो उसको पता लग जाएगा राजस्थान के अंदर कहां कहां घूम सकते हैं। तो इस तरीके से वो प्लानिंग करके यहां पर आता है। तो अपने यहां सबसे पहले ज्यादा कहां आएगा लोग, जयपुर में आएंगे। कहां आएंगे, जयपुर के अंदर आपके आएंगे सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक। अब हम बात करते हैं यहां पे कि राजस्थान का वह इलाका जो आपका है साथियों,
जहां पर सर्वाधिक देशी विदेशी पर्यटक आते हैं, जहां पर सर्वाधिक देशी विदेशी, देशी भी आते हैं और विदेशी भी, सर्वाधिक कौन से, देशी व विदेशी पर्यटक कहां आते हैं आपके, तो ध्यान ये रखना कि सर्वाधिक देशी विदेशी पर्यटक आपके जो आते हैं वो आते हैं पुष्कर में। कहां आते हैं, पुष्कर अजमेर के अंदर आपके सर्वाधिक देशी और विदेशी पर्यटक आपके आते हैं, ध्यान रखना, देशी और विदेशी दोनों की बात कर रहा हूं। इसी क्रम में अगर बात आपसे की जाए कि सर्वाधिक देशी पर्यटक कहां आते हैं, सर्वाधिक क्या, सर्वाधिक देशी पर्यटक कहां आते हैं मेरे दोस्तों, तो सर्वाधिक देशी जो पर्यटक आपके हैं ये आपके कहां आएंगे, तो ये आ जाएंगे कहां पर, आपके माउंट आबू। सर्वाधिक देशी कहां जाते हैं भाई, अगर आप लोग, अगर मान लो प्लानिंग बनती भी है आपकी कि राजस्थान में कहीं चलते हैं तो कहां जाते हो, हाँ या ना, मैक्सिमम लोग बरसात के समय में, ग्रीष्म काल के अंदर, शीतकाल के अंदर कहां जाते हैं, माउंट आबू जाते हैं। और गुजराती देख लो आप कहां जाते हैं, वो भी वहीं आते हैं माउंट आबू घूमने के लिए। तो ज्यादा जो भीड़ आपकी पड़ रही है वो कहां पड़ रही है, माउंट आबू में। और किसकी पड़ रही है, देशी की पड़ रही है। किसकी पड़ रही है, विदेशी लोग इतने यहां नहीं आते हैं, ठीक है, आते हैं इतने नहीं आते हैं जितने अपन लोग यहाँ पे जाते हैं। आगे बढ़ते भाई, क्यों जाते हो यहाँ पे, एक बार और बताओ। एकमात्र क्या है, ये राजस्थान में पर्वतीय नगर है, हिल स्टेशन जिसे हम कहते हैं, हिल स्टेशन, तो वो आपका ये है, इसलिए लोग यहाँ पर ज्यादा आपके जाते हैं। अब चलते अपन आगे, यहां से ये हमने देख लिया कि सर्वाधिक कहां आ रहे हैं, कहां नहीं आ रहे हैं। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जयपुर उतर रहा है, तो जयपुर में कहां जाएगा, तो जयपुर में कोई किला है बड़ा फेमस, वो है आमेर, तो आमेर के किले में जाएगा। तो सर्वाधिक जो आय आपको होती है किसी किले को, तो सर्वाधिक आय वाला किला कौन सा है, सर्वाधिक आय यानी इनकम वाला किला, आय वाला दुर्ग या किला हो जाएगा दोस्तों आमेर। क्या हो जाएगा, आमेर सबसे ज्यादा आपका आय वाला दुर्ग है, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे, यहां से नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, पर्यटन दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं, और पर्यटन दिवस दो हैं आपके, एक तो कौन सा है, विश्व पर्यटन दिवस। कौन सा है, विश्व पर्यटन दिवस है। एक आपका है भारतीय पर्यटन दिवस। क्या है, भारतीय पर्यटन दिवस। ये दो दिवस आपको याद रखने पड़ेंगे, और जब आपके एग्जाम आएंगे उस समय आप देख लेना कि कौन सा दिवस पास में आ रहा है, उसकी थीम आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो विश्व जो पर्यटन आपका दिवस है वो मनाते हैं 27 सितंबर। कब मनाते हो, 27 सितंबर को हम मनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस। जबकि भारतीय पर्यटन दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को। कब मनाते हो, और 25 जनवरी को आप शायद वो मनाते हो आपके चुनाव दिवस या मतदाता दिवस मनाते हो, ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। इसके बाद में हम नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर आपका पर्यटन दिवस और भारतीय पर्यटन दिवस के बाद में अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर जो पर्यटन वाक्य हमारा है, पर्यटन स्लोगन हमारा है वो क्या है, तो हमारा पर्यटन स्लोगन आपका है वो क्या है, पधारो मारे देश। क्या है, पधारो मारे देश। तो पधारो मारे देश क्या है हमारा, मारे देश, ये जो हमारा है पर्यटन स्लोगन अपना है, ठीक है। पर्यटन वाक्य से हम कह सकते हैं, ये ध्यान रखना, पर्यटन स्लोगन कह दो, वाक्य कह दो, यही है। अभी मैं इसके बारे में और बातें आपसे करूंगा, कौन कौन सी संस्थाएं कार्य कर रही है पर्यटन के लिए, उनकी बात भी मैं आपसे करूंगा आगे, पर अभी पहले अपनी चीजों को समझते हैं, ठीक है। चलें अपन आगे इससे। चलो आगे बढ़ने से पहले एक फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको स्टडी करने का। वैसे मैंने शायद बताया होगा पुरानी क्लासों के अंदर भी, LSRW क्या फॉर्मूला काम करता है,
LSRW, जिसने इस फॉर्मूले को समझ लिया वो चीजों को याद रख सकता है लंबे समय तक। L मतलब होता है लिसनिंग, सुनना। क्या होता है? सुनना। S मतलब स्पीक, बोलना। तो जब मैं पूछता हूं क्या, तो आपको उसको रिप्लाई करना होता है कि भाई मैंने पूछ लिया पर्यटन दिवस कब मनाते विश्व, 27 सितंबर को। R मतलब होता है रीडिंग। क्या होता है? रीडिंग होता है। जो मैं लिख रहा हूं यहां पे उसको क्या करना है? रीड भी करना है। मुंह से बोल रहा हूं तो सुनना है, समझ में आ रही बात, साथ में बोलने का प्रयास करना, स्पीक करना है और रीड करना है। और अंत में आता है राइट। क्या आता है? राइट आता है, लिखना आता है। क्या आता है? लिखना आता है। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं केवल और केवल कोचिंग के अंदर के लिसनिंग कर लिया और राइट कर लिया, बस ये हमारा हो गया। और बीच के जो स्टेप वो कहां गई? तो फर्स्ट और लास्ट से आपको अगर लग रहा है कि इससे हमको बेनिफिट हो जाएगा, तो फिर ये दोनों क्या करने के लिए रखे हुए हैं बताओ? सीक्वेंस ये है, इसको अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर आप ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो इसलिए ध्यान रखना, कभी भी अगर आप पढ़ते हो, चाहे सेल्फ पढ़ रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, कहीं से ही पढ़ रहे हो, तो इस चीजों को ध्यान रखते हुए अपने को पढ़ना है। चलते अपन आगे। अब देखो यहां पर तो साथियों कि मैंने आपको बताई थी बात कि भैया कोई विदेशी व्यक्ति जो है वो भारत में आ गया। भारत में कहां आएगा? राजधानी दिल्ली में आएगा। राजस्थान में कहां आएगा? जयपुर में आएगा। कहां आएगा? जयपुर में। अब जयपुर में आ गया, अब उसको पता होना कि भैया जयपुर के अलावा राजस्थान में और क्या है, तो उसको दिखाएं कैसे अपन? तो हमने क्या किया कि पर्यटन त्रिकोण बनाए। पर्यटन त्रिकोण बनाए और पर्यटन क्या बनाए? सर्किट बनाए। तो जो त्रिकोण आपके पास में पर्यटन के हैं उनकी बात हम पहले कर लेते हैं कि कौन कौन से पर्यटन हमारे पास त्रिकोण है। तो दो त्रिकोण मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पर्यटन के, जिनका संबंध राजस्थान से। ये त्रिकोण भारत के अंदर कार्य कर रहे हैं और इनमें से कुछ आपके राजस्थान के अंदर भी आपके काम कर रहे हैं। तो उनमें से जो पहला त्रिकोण आ रहा है वो आ रहा है स्वर्णिम त्रिकोण। क्या आ रहा है? स्वर्णिम त्रिकोण आपका आ रहा है दोस्तों, गोल्डन ट्रायंगल जिसे हम कह सकते हैं, स्वर्णिम त्रिकोण। इस स्वर्णिम त्रिकोण में क्या होता है समझिए। त्रिकोण मतलब क्या होता है? ट्रायंगल, है ना। एक त्रिभुज बना देते साहब, त्रिभुज बन गया, मैंने लो ये एक त्रिभुज मैंने आपका बना दिया। अब जो स्वर्णिम त्रिकोण आपका है इसमें एक जो स्थान है वो दिल्ली है। क्या है? दिल्ली। एक हमारा है जयपुर। क्या है? जयपुर। और एक पड़ोसी हमारा है आगरा। क्या है? कहने का मतलब यह हुआ कि कोई अगर पर्यटक दिल्ली पहुंच गया और वो दिल्ली के अंदर सर्च करेगा आसपास घूमने का क्या है, तो उसको क्या दिखेगा? आपका आगरा दिखेगा और क्या दिखेगा? जयपुर दिखेगा। और अगर वो एक बार जयपुर आ गया, राजस्थान के अंदर उसकी एंट्री हो गई और राजस्थान के इतिहास से अगर वो प्रभावित होता है तो वो राजस्थान के अन्य जो भाग आपके वहां भी जाएगा। देखो मेवाड़ बड़ा फेमस है, हम केवल पर्टिकुलर उदयपुर की बात करें तो उदयपुर तो फेमस है। उदयपुर को बताने की आवश्यकता किसी को नहीं है, क्योंकि उदयपुर इतना विश्व में विख्यात है अपने इतिहास से, अपने जो है प्राकृतिक संपदा से। तो लेकिन जो अन्य स्थान है उनको दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ तो इसको लाना ही लाना है। यहाँ एक बार मछली जाल में आ गई फिर तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहां से अगला देखते हैं अपन। तो एक तो आपका है स्वर्णिम त्रिकोण है और एक त्रिकोण आपका कौन सा है? मरु त्रिकोण है। कौन सा है? मरु त्रिकोण है साथियों। मरु त्रिकोण में भी क्या आपके हैं? 3 जिले हैं। कितने जिले आपके आ रहे हैं? मरु त्रिकोण के अंदर 3 जिले आपके आते हैं। वे कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना, यहां पे गलती मत करना। चलो, एक जो जिला है वो बीकानेर है। कौन सा है? बीकानेर है। एक जिला जैसलमेर है और एक जिला आपका आ जाएगा कौन सा? जोधपुर। क्या आ जाएगा आपका? जोधपुर आपका जिला आ जाएगा। ये किसमें आएंगे? ये आपके आएंगे मरु त्रिकोण में। किसमें आएंगे? मरु त्रिकोण के अंदर आपके आएंगे। आगे बढ़ते हैं, यहां से अगला देखते हैं नेक्स्ट। ये तो हो गए 2 त्रिकोण। हमारे पास में कुछ सर्किट है। क्या सर्किट है अपने पास? पर्यटन सर्किट। क्या है हमारे पास? पर्यटन सर्किट है। तो पर्यटन सर्किट आपके पास में कौन कौन से हैं उसकी बात करते हैं। सर्किट क्या होता है बताओ? सर्किट क्या होता है? जैसे मान लो ये आपका लगा हुआ स्विच बोर्ड। क्या लगा हुआ है? स्विच बोर्ड लगा हुआ है, हाँ या ना। ये एक प्रकार का क्या है? सर्किट है। क्या है? एक प्रकार का ये सर्किट है। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें आप देखो पंखों के स्विच भी इसमें लगे हुए हैं, है ना। ये जो लाइट्स लगी हुई इनके आपके लगे हुए हैं, एक जो फैन लगे हुए हैं उनके लगे हुए हैं। तो जितने भी आपके यहाँ जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं उन सबके जो है स्विच कहाँ लगे हुए हैं? वहां पे एक ही पे लगे हुए हैं, हाँ या ना। तो क्या कर दिया यहाँ पर आपने? सबको मर्ज कर दिया। यहाँ भी क्या कर रहे हैं अपन कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति उदयपुर आया तो उदयपुर में आसपास कहाँ घूम सकता है, उनको अपन ने क्या कर दिया? मर्ज करके एक सर्किट बना दिया। और वे सर्किट कौन कौन से हैं उनको अपने को देखना है, और किस सर्किट में कौन सा स्थान आता है वो भी आपको याद
होना चाहिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां पर। अभी हमने बात की थी मरु त्रिकोण, किसकी बात की थी? मरु त्रिकोण की बात की थी। तो यहां पर हम स्टार्टिंग करेंगे मरु सर्किट से। किससे करेंगे? मरु सर्किट। अब मरु सर्किट जो आपका है, जब उसकी आप बात करते हो तो मरु त्रिकोण में जो जिले आ रहे थे वो कौन कौन से थे? बीकानेर, बीकानेर के बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद जोधपुर, हाँ या ना? और इसमें एक और क्षेत्र आपका आता है, वो है बाड़मेर। ये मिलकर क्या बनेगा? मरु सर्किट बनेगा। कंप्लीट यहां तक सभी का? इस तरह से आप चलो आगे, तो आपके और भी सर्किट अभी आपको यहां पर मिलने वाले हैं। इनमें से एक सर्किट आपका है माउंट आबू सर्किट। क्या आ जाएगा? माउंट आबू सर्किट। माउंट आबू जो सर्किट आपका है वो, उसमें माउंट आबू तो आएगा आएगा, आया ना? अब अगर हम बात करें माउंट आबू सर्किट में, तो माउंट आबू खुद हो गया। इसके बाद में आपका जो है, इसके निकट में आपके जालोर का इलाका आता है। किसका आता है? जालोर जो आपका क्षेत्र वो कहां जाएगा? इस सर्किट में आपका आ जाएगा, माउंट आबू सर्किट में। आगे बढ़ते हैं अपन यहां से, आगे बढ़ते हैं यहां से अपन अगला सर्किट लेते हैं दोस्तों। अगला सर्किट क्या आएगा आपका? अगला जो सर्किट अपन जहां बैठे हैं अभी, उसकी हम बात करते हैं नंबर 3 पर। तो नंबर 3 जो हमारा सर्किट है, जहां अभी हम बैठे, मेवाड़। कहां बैठे हुए हो? मेवाड़ सर्किट में। तो मेवाड़ जो आपका है, इसमें आप देखोगे तो यहां पर आपका एक तो आएगा उदयपुर, उदयपुर के बाद नाथ द्वारा। जैसे राजसमंद जो आपका नाथ द्वारा है, तो इसमें क्या कर सकते हैं? नाथ आपका लिख सकते हैं राजसमंद डायरेक्ट ही, हालांकि नाथ द्वारा को प्रायोरिटी दे रखी है इस पे, है ना? तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, ये किसमें आ जाएंगे? आपके मेवाड़ सर्किट के अंदर ये आपके आते हैं। किसमें आते हैं? मेवाड़ सर्किट में आपके ये आते हैं। अब चलते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 पर अगर हम चलते हैं, तो एक आपका क्षेत्र है जो आपका है हाड़ौती। कौन सा है? हाड़ौती सर्किट। हाड़ौती सर्किट में जो जिले आएंगे वो किसके आएंगे? कोटा संभाग वाले। कौन सा आएंगे? कोटा संभाग वाले आएंगे, है ना? पर यहां पर मूल रूप से आप देखो तो कोटा, बूंदी और झालावाड़, कोटा, बूंदी और झालावाड़ को डाला गया, क्योंकि जब सर्किट बनाया था उस समय 12 नहीं था। जब सर्किट का निर्माण किया गया था उस समय 12 नहीं था, तो इसलिए क्या आएगा? केवल ये 3 ही आपके जिले उसमें आ रहे हैं। फिर हम चलते हैं नंबर 5 पर। एक सर्किट है ब्रज सर्किट। कौन सर्किट आपका है? ब्रज सर्किट। ब्रज में कौन आएगा? तो आपको मैं बता चुका हूं, ब्रज के अंदर कौन आता है? भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर, धौलपुर वे जिले आपके हैं जो बनाते हैं सीमा यूपी से। और ब्रज क्षेत्र कहां आता है? यूपी में आता है। सेम आपकी यूपी वाली जो है यहां पर क्या है आपकी साथियों? संस्कृति है, इसलिए क्या बोला इसको अपन ने? ब्रज सर्किट इसको अपन ने बोला है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, एक सर्किट अपना और आता है यहां पे, जो आपका कहलाएगा ढूंढाड़ सर्किट। क्या कहलाएगा? नंबर 6 पर ढूंढाड़ सर्किट। ढूंढाड़ सर्किट में आप लोग जानते हैं कि ढूंढाड़ क्षेत्र जयपुर वाला क्षेत्र है आपका, और जो इसमें आपका एरिया आता है वो जयपुर के साथ में आपका दौसा वाला आएगा। इसमें आमेर को अलग से दिखा रखा है, ध्यान रखना। तो मैं केवल यहां पर लिखवा रहा हूं जिले, है ना? वहां पर अगर मान लो पर्टिकुलर स्थान आ जाता है, जैसे मान लो नाथद्वारा किसमें आता है? तो नाथद्वारा किसमें आता है? आपका मेवाड़ सर्किट में आता है। किसमें आता है? आमेर किसमें आता है? ढूंढाड़ सर्किट में आता है। किसमें आता है? डिग किसमें आता है? डिग, डिग आता है भरतपुर, कहां जाएगा? ब्रज सर्किट में। समझ में आ रही बात? ठीक है। मुकुंदरा हिल्स किसमें आता है? तो आपका हाड़ौती सर्किट में आता है। तो ये सर्किट में आपको जो है पर्टिकुलर स्थान आपको याद रखने हैं, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं, बहुत सारी बातें अपन पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी के अंदर, तो वो सारी चीजें आपको याद भी है। आर्ट एंड कल्चर भी आप पढ़ते हो, है ना? तो ये सब चीजें इसमें आपकी मिक्स हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं ढूंढाड़ सर्किट की बात में। नंबर हम चलते हैं 7 पे। नंबर का चलेंगे 7 पे। एक सर्किट अपन लेते हैं शेखावटी। कौन सा इलाका लोगे? शेखावटी सर्किट। तो शेखावटी में आप लोग जानते हैं, मैं पढ़ा चुका हूं आपको, कौन कौन से जिले आते हैं? सीकर, चूरू और झुंझुनू। तो सीकर, चूरू, झुंझुनू का जो क्षेत्र आपका है यह किस में आ जाएगा? शेखावटी सर्किट के अंदर आपका यह आएगा। एक सर्किट अपन और ले लेते हैं यहां पर, मेरवाड़ा। क्या आ जाएगा? मेरवाड़ा। तो मेरवाड़ा जो सर्किट आपका है उसकी हम बात करते हैं। मेरवाड़ा में एरिया किसका आता है? अजमेर का। किसका आता है? तो ध्यान रखना कि मेरवाड़ा सर्किट के अंदर जो है शामिल किया गया है, एक तो अजमेर को, किसको किया गया है? अजमेर को शामिल किया गया है, और एक आपका नागौर का जो क्षेत्र है उसको शामिल किया गया है मेरवाड़ा के अंदर। किसमें किया गया है?
मेरवाड़ा जो आपका है उसके अंदर आपका इसमें शामिल किया गया है। एक हम बात करते हैं नंबर 9 पर, तो नंबर 9 पर एक सर्किट आपका है रणथंबोर सर्किट। कौन सा सर्किट आपका है? रणथंबोर सर्किट जो आपका है, इसमें आपका जो है सवाई माधोपुर का इलाका आएगा। किसका आएगा? सवाई माधोपुर और करौली का जो बेल्ट आपका है वो इसमें आएगा। अपन पढ़कर आए थे रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है उसके बारे में। उसके बाद अंतिम चलते हैं नंबर 10 पर, तो एक सर्किट आपका बच रहा है, और वो क्या बच रहा है यहां देखो आप, तो अलवर का नाम अभी तक नहीं आया, तो उसको हम डालेंगे मेवात सर्किट में। किसमें डालेंगे? मेवात सर्किट में। तो मेवात, मेरवाड़ा, मेवाड़, ये सब ध्यान रखना। अब यहां अगर आप देखोगे तो जो सर्किट आपका है मेवात सर्किट, उसमें अलवर और आपका एक क्षेत्र भरतपुर है, इसका उत्तरी भाग आपका शामिल होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे केवल अलवर को ही शामिल किया गया है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपके जो है कुछ प्रमुख सर्किट आपके हैं जो मैंने बता दिए। इनमें अगर कोई स्थान पूछता है तो स्थान आपको पता लग जाएगा किस जिले में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सेट करना मामला है ना। आगे बढ़ते हैं अपन, यहां से ये बात हो चुकी है अपनी, और नेक्स्ट अब हम चलते हैं, कुछ और बातें इसमें जोड़ेंगे जो आपका पर्यटन है उसी संबंध में। पर्यटन के संबंध में एक और बात मैं आपको बता दूं कि कुछ संस्थाएं हैं जो पर्यटन विकास के लिए राजस्थान में कार्य कर रही है। वे संस्थाएं कौन कौन सी है? उससे पहले कुछ बातें अपन लिख लेते हैं और फिर अपन आगे कंटिन्यूस को करेंगे। तो एक बार आप डालें हेडिंग में राजस्थान में पर्यटन उद्योग, क्या कर देना, राजस्थान में पर्यटन, खाली क्या कर देंगे, राजस्थान में पर्यटन। और लिखना स्टार्ट कर देंगे बार, इसमें कुछ बात लिखवा देता हूं फिर आगे चलते हैं अपन। लिखे राजस्थान देश में, राजस्थान देश में पहला राज्य है, लिखिए राजस्थान देश में पहला राज्य है, पहला राज्य है जिसने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया, जिसने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। देखो राजस्थान देश का पहला राज्य जिसने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। अगला लिखो, पर्यटन को निर्धूम, निर्धूम मतलब धुआं रहित, पर्यटन को निर्धूम उद्योग, ब्रैकेट में कर देना धुआं रहित उद्योग, धुआं रहित उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है, की श्रेणी में रखा जाता है, की श्रेणी में रखा जाता है। अगला लिखोगे आप नेक्स्ट लिखोगे साथियों अगला, मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर, मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर, मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। कंप्लीट यहां तक सभी का। चले अपन आगे, तो ये अपन ने कुछ बातें लिख ली है। आगे बढ़ते मैंने बताया था भी आपको कि पर्यटन संबंध में कुछ आपकी जो है संस्थाएं कार्य कर रही है, वे कौन कौन सी है उसकी बात भी हम कर लेते हैं। हाँ ये लिखा ना, बाकी ना लिख देना इसमें, आप ब्रैकेट में कर देना ना 4 मार्च या कर देना 4 मार्च 1989 को, है ना। दर्जा कब दिया आपने उद्योग का? 4 मार्च 1989 कह सकते हो, है ना, 89 कह सकते हो हिंदी में, पर 89 कहते हैं तो समझ नहीं आता है 89 क्या हो गया, क्योंकि 79 में होता है कंफ्यूजन, होता है नहीं होता है, इसलिए 89 कहते हैं तो ठीक रहता है, सब राजी हो जाते हैं। आगे बढ़े इससे, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे, कुछ संस्थाएं आपकी कार्य कर रही राजस्थान के अंदर पर्यटन को लेकर, वे कौन कौन सी संस्थाएं हैं। तो यहां हम बात करते हैं पर्यटन विकास से संबंधित संस्थाएं, पर्यटन विकास से
संबंधित संस्थाएं। अब यहां पर साथियों अगर देखा जाए, पहला जो हम बात करते हैं यहां पर नंबर 1 पर, तो नंबर 1 पर जो है मेरे साथियों, एक तो पर्यटन विभाग है हमारा। कौन है? जो आपका नोडल एजेंसी आपकी है पूरे राजस्थान के अंदर, वो है पर्यटन विभाग। जब राजस्थान का निर्माण किया गया तो पर्यटन विभाग भी आपका बनाया गया। तो ये आपका जो है केंद्रीय आपकी जो है एजेंसी की भूमिका निभाता है, इसे हम कहते हैं नोडल एजेंसी। तो पर्यटन के संबंध में नोडल एजेंसी कौन सी अपनी है? पर्यटन विभाग है। अब जो अदर जो आपकी संस्थाएं हैं वो सब इसके अधीन आपके कार्य करेगी। आगे बढ़ते हैं यहां से, तो एक हमारे पास में और क्या है? सबसे प्रमुख आरटीडीसी है। क्या है? आरटीडीसी आपका है। और आरटीडीसी जो आपका है, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? राजस्थान पर्यटन विकास निगम। राजस्थान पर्यटन विकास निगम। हिंदी इंग्लिश दोनों में अपने को याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं कि हिंदी में आएगा, इंग्लिश में भी आ सकता है। तो क्या बोलोगे? राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। 1978 में इसका गठन किया गया। कब किया गया? गठन पूछेगा तो 1978 में किया गया। इसने कार्यभार कब संभाला? तो कार्यभार प्रारंभ किया इसने साथियों 1 अप्रैल को, यानी 1 अप्रैल को आपका जो है कार्यभार शुरू कर रहा है। 1 अप्रैल 1979 के अंदर इसने कार्यभार शुरू किया है। ध्यान रखना, गठन कब हो रहा है इसका? 1978 में। अब ये क्या करता है? तो ये आपका जो है पर्यटन विकास के लिए कार्य करेगा। अब ये क्या करता है उसमें आप बात समझे पहले तो। एक तो कि आरटीडीसी जो है इसकी कुछ होटल्स भी हैं। क्या करता है ये? एक तो आरटीडीसी एक तो काम करता है कि होटल्स जो है इसकी, उनका करता है, संचालन करता है ये। और इसके कुछ यात्री विश्राम गृह बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? है ना। और भी कोई समस्या अगर पर्यटकों को आती है तो वो उनको दूर करने में सहायता करता है। जैसे हम अगर होटल्स की बात करें तो उदयपुर के अंदर भी उसके होटल्स हैं। एक तो है कजरी, और एक आपका जो होटल है वो आपकी जो है साथियों ऋषभ देव के अंदर है, होटल गौरी। कौन सी है? होटल गौरी। और जो जयसमंद आपका है वहां पर इसका क्या है? यात्री विश्राम गृह बना हुआ है। तो इस तरह से इसने लगभग जो जितने भी आपके एरिया हैं वहां पर इसने अपने होटल्स लगा रखी है, जितने बड़े पर्यटक आपके स्थल हैं। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं यहां से, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। तो एक हमारे पास में और साथियों संस्था है नंबर 3 पर, और वो है पर्यटन सलाहकार मंडल। क्या है? पर्यटन सलाहकार मंडल। इसमें क्या प्रश्न पूछेगा? इसमें एक ही प्रश्न पूछेगा साथियों कि पर्यटन जो सलाहकार मंडल आपका होता है उसका अध्यक्ष कौन है? सन 2000 में इसका गठन किया। एक ही प्रश्न पूछेगा कि इसका अध्यक्ष कौन होता है। तो ध्यान रखना, पर्यटन सलाहकार मंडल का अध्यक्ष जो होता है वो होता है सीएम। क्या होता है? मुख्यमंत्री। तो आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है डायरेक्टली कि वर्तमान में पर्यटन सलाहकार मंडल के अध्यक्ष का नाम बताइए है। तो हमको अगर पता ही नहीं होगा साहब मुख्यमंत्री होता है तो हम तो आंसर दे नहीं पाएंगे, जबकि सामने ऑप्शन होगा अशोक गहलोत। समझ में आ रही बात? तो वर्तमान में कौन है? अशोक गहलोत है ना। तो ये ध्यान रखना आपका, इस तरह से इसका ध्यान रखना। इसमें प्रश्न बन सकता है, केवल एक ही प्रश्न बन सकता है, इसका अध्यक्ष कौन है पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, एक संस्था और यहां पर है, और वो संस्था आपकी है नंबर 4 पर, रिटमैन। क्या है? रिटमैन। रिटमैन का मतलब यहां पर कोई रीट का एग्जाम देने वाला व्यक्ति नहीं है। रिटमैन एक संस्था है। अभी नाम से पता लग जाएगा इसका कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो रिटमैन में अगर आप देखेंगे तो दोस्तों RITTMAN, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। ठीक है। तो यहां अगर हम इसका निकालें हिंदी अनुवाद, इसका फुल फॉर्म, तो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, ये आपका क्या है? इस रिटमैन का पूरा नाम है। तो ये प्रबंधन संस्था आपकी है जो आपके जो है टूरिज्म के लिए क्या करेगी? इसको हम ये कह सकते हैं मेन पावर सप्लाई करेगी। क्या करेगी ये? है ना, मेन पावर सप्लाई करेगी। क्यों? समझे बात को कि भैया आप यहां पर जब कोई लगा रहे हो, उद्योग लगा रहे हो, तो क्या चाहिए? वर्कर चाहिए। क्या चाहिए? और आप यहां पर क्या कर रहे हो? पर्यटक को क्या कर रहे हो? उद्योग बना रहे हो। तो यहां क्या चाहिए? वर्कर। वर्कर कैसे चाहिए? ट्रेंड वर्कर।
आप कभी गए होंगे थड़ी के ऊपर चाय पीने के लिए, तो थड़ी वाला जो लड़का होता है उसको आपने देखा होगा गंदे कपड़े और इस तरह से, हाँ या ना, चाय दे रहा आपको और आप चाय पी के आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। यही चाय आप होटल लेक पैलेस से पी रहे हो, सोचो, हाँ या ना। अब आप वहां देखो कि 1500 रुपए की चाय हम पीने बैठे हुए हैं, सपोज मान लीजिए, तो आप वहां चाय पी रहे हो 10 रुपए की चाय पी रहे हो कटिंग, और वहां चाय पी रहे हो 1500 रुपए की, तो कोई डिफरेंस तो दिख रहा होगा। क्यों ले रहा है 1500 रुपए, वो पता लग जाएगा आपको जब आप जैसे ही वहां पर जाओगे, एंटर करोगे, तो 1500 रुपए हो जाएंगे आपके वसूल। हाँ भाई 1500 वसूल है, समझ में आ रही बात। आप जाओगे, आप देखो नाव से जा रहे हो, फिर आप वहां जाके एकदम एंटर करो, लगता है अगर महल बिल्कुल जगमग है ना, और फिर आपको जो वो चाय सर्व करेगा, तो उस चाय में भी 10 बातें इंग्लिश में बोलेगा वो, भले अपने को पता लग नहीं रही, अपन तो बोलेंगे बढ़िया जो है कड़क चाय लेके आना अदरक मार के, हाँ है ना, यही बोलते हैं अपन तो। वैसे तो अब अपन को क्या बोलेंगे, वो बोलेगा हाँ ठीक है मैंने तो तेरी जो बढ़िया वो लिया तू यार, अपन कुछ बोल ही नहीं पाएंगे वहां पे। और आप सोचो क्योंकि वो ट्रेंड है, उसने वो कोर्स किया है, समझ में आ रही बात। भाई होटल मैनेजमेंट जो आपका कोर्स होता है उसने किया है, और उस व्यक्ति को पता है कैसे किससे बात करनी है, तो एक वेल प्रॉपर ड्रेस के अंदर वो आपको आएगा, तरीके से आपको सर्व करेगा, करेगा नहीं करेगा। और फिर वसूल तो तब हो जाता है जब मान लो कोई फीमेल हो, तो और होता हुआ फिर तो कुछ बोलना ही भूल जाओ। आप कभी अगर पिज्जा खाने भी गए होंगे कहीं डोमिनोज के अंदर, तो आपने देखा होगा वो मैडम कहती है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, अरे अपन को समझ में आता है तो ही नहीं, वो पिज्जा जो होगा वो 250 रुपए का होगा, सर इसमें वो है, सर इसमें वो है, अगर वो आपने उसमें हाँ हाँ कर दिया ना, वो पिज्जा 450 में पड़ जाएगा। ये सा हो जाता है कई बार, ठीक है ना। तो ये आप समझो बात को कि वो प्रॉपर जो है उनको सिखाया गया है तरीका, ठीक है, उन्होंने कोर्स किया, उन्होंने ट्रेनिंग ली है, बिल्कुल प्रोफेशनल है वो, है ना। तो इसीलिए आपका जो है वो पैसा ज्यादा आपको वहां से चार्ज हो रहा है, समझ में आ रही बात, ये डिफरेंस होता है। और वो सब चीजें जो सिखाने का कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है, ये कर रहा है। हालांकि ऐसे बहुत सारे आपके जो इंस्टीट्यूट आपके हैं जो सिखा रहे हैं, पर रीटमैन का जो कार्य वो क्या है, रीटमैन का कार्य ये आपका है कि जो आपका उद्योग है, इस उद्योग के लिए आपको वर्कर्स सप्लाई करने जो ट्रेंड हो, कैसे हो, ट्रेंड हो। आगे बढ़ते हैं, यहां से रीटमैन के बारे में बात कर ली, तो ये कुछ संस्थाएं आपकी है। अब हम चलते हैं कुछ योजनाओं पे बात करते हैं कि कुछ योजनाएं आपकी है जो आपकी कार्यरत आपकी है पर्यटन के लिए। तो योजनाएं कौन कौन सी है। अब आप ये देखो कि राजस्थान के अंदर कई सारे शासक हुए, कई सारे किले बनाए, कई सारी हवेलियां बनी, हाँ या ना। अब वो जैसे शासन गया, राजतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र आ गया, तो फिर राजाओं को कहां से मिलेगा पैसा, अब कोई उनके पास ऑप्शन है ही नहीं। भाई पहले तो क्या करते, लगान वसूल रहे थे, वहां से आ रहा था, अब पैसा कहां से आएगा। तो अब उन्होंने क्या किया कि भैया होटल्स जो है बना दिया जाए, जो जितनी भी आपकी हवेली है उनको बना दिया। लेकिन क्या हर व्यक्ति ये बना पाएगा, कुछ हवेलियां ऐसी जो आज भी पड़ी हुई है, खंडर पड़ी हुई है, क्योंकि उनको मेंटेन करने के लिए पैसा नहीं है। इतनी बड़ी हवेलियां बन तो गई उस जमाने के अंदर, लेकिन आज मेंटेन करने के लिए पैसा नहीं है। तो यहां पे क्या किया गया कि गवर्नमेंट द्वारा जो है हेरिटेज होटल एक आपकी योजना चलाई गई। क्या चलाई गई, हेरिटेज होटल्स। हेरिटेज होटल में क्या होता है, जितनी भी पुरानी आपकी हवेलियां हैं उन हवेलियों को आप क्या कर दो, पर्यटकों के लिए खोल दो, ठीक है। यहाँ पे आप अपना जो है कोई होटल लगा दो, कोई रेस्टोरेंट लगा दो, है ना, यहाँ पे पर्यटक आके रुक सके, ऐसी व्यवस्था कर दो। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, सहयोग देने लगी। और इसी के तर्ज पर आप देखो उदयपुर के अंदर तो बढ़िया चल चुका आपका, जितनी भी पुरानी हवेलियां आप जाके देखो, सिटी के अंदर बहुत सारी हवेलियां आपकी है, सब में कोई ना कोई रेस्टोरेंट चल रहा है या कोई ना कोई होटल चल रही है। उन लोगों ने इस तरह से को मैनेज किया। फिर एक आपका और व्यवस्था की गवर्नमेंट ने, पेइंग गेस्ट योजना। कौन सी योजना की, पेइंग गेस्ट। अब पेइंग गेस्ट योजना क्या होती है उसको समझिए। पेइंग गेस्ट की जब आप बात करते हो मेरे दोस्तों, पेइंग गेस्ट में क्या होता है, आप में से भी अधिकांश जो लोग बाहर से पढ़ने आए यहाँ पे, वो लोग कहीं ना कहीं पेइंग गेस्ट होंगे किसी होटल में, किसी हॉस्टल के अंदर या फिर किसी घर के अंदर। तो क्या होता है वहां पे आप क्या कर रहे हो, पेइंग मतलब पैसे दे रहे हो और रह रहे हो, और उस पैसे के बदले में आपको रहना और खाना मिल रहा है, हाँ या ना। कुछ एक लोग तो अपने सर के उसमें रुके हुए है ना, कोई बात नहीं। तो पेइंग गेस्ट ही आप लोग, हाँ सर का है ना, नहीं पता आप लोगों को, ये पड़ोसी है ना तुम्हारा, ये बैठती है, पूछो इससे। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, पैसा देके रह रहे हो, उसमें आपको खाना पीना मिल रहा है और रहना मिल रहा है। अब आप ये सोचो कि जब कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ आ रहा है, तो ये सोचा जा रहा है कि उस व्यक्ति को अपने घर से दूर, घर की कमी महसूस ना हो, उसके लिए क्या किया गया, पेइंग गेस्ट योजना चली गई। इसके तहत क्या होगा कि भैया एक घर है मान लो, उसमें 5-6 कमरे हैं, सबको रेंट पे दे दिया। और क्या होता है कि वो लोग जो या तो खाना मंगवा लो अपने घर अंदर कमरे के अंदर ही, या आप चाहो तो आप
सबके साथ आके बैठ के खा सकते हो। तो ये व्यवस्था की जाती है, और ऐसी व्यवस्था आपकी जो है की गई है, किसके अंदर की गई है, आपकी पेइंग गेस्ट योजना के तहत की गई है। ऐसी कई सारी योजनाएं आपकी और भी चलाई गई गवर्नमेंट द्वारा, जिनमें से ये दो आपकी जो है बड़ी प्रसिद्ध है, जिनसे प्रश्न आपका एग्जाम में निकल सकता है। अब चलते हैं अपन आगे बढ़ते हैं यहां से, और क्या क्या डेवलपमेंट आपने कार्य किया है। तो देखो यहां पर साथियों, एक नाम मैंने आपको बताया था यूनेस्को, क्या बताया था, यूनेस्को ने कुछ स्थानों को ले लिया है अपने धरोहर की सूची में। तो यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल जो क्षेत्र आपके हैं वो कौन कौन से हैं, धरोहर सूची में शामिल स्थान कौन कौन से हैं, उसकी हम बात करते हैं। तो यहां पर मेरे साथियों, जो आपकी धरोहर सूची यूनेस्को की है, जब उसकी मैं बात आपसे करता हूं, तो यहां पर एक तो सूची आपकी प्राकृतिक है, विश्व प्राकृतिक धरोहर, और एक है सांस्कृतिक। कौन सी है, तो जब मैं आपसे बात करता हूं कि प्राकृतिक धरोहर, तो प्राकृतिक धरोहर के अंदर आपका केवल एक ही स्थान है, और वो अपन पढ़कर आए हैं, कौन सा है, वेरी गुड, कौन सा है, केवलादेव। कौन सा है, केवल केवलादेव, जिसको 1985 के अंदर अपना जो है शामिल किया गया था, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये किसमें आता है, प्राकृतिक में आता है। किसमें आता है, प्राकृतिक के अंदर आता है। अब जो बाकी बचे हुए हैं वे सब किसमें आते हैं, सांस्कृतिक में। किसमें आते हैं, अब हम चलते हैं सांस्कृतिक धरोहर के अंदर। तो जो सांस्कृतिक धरोहर की जब आप बात मेरे साथियों करते हो, तो सांस्कृतिक धरोहर में सबसे पहला जो नाम आता है वो किसका आता है, जयपुर। किसका आता है, और जयपुर में आपका एक स्थान रहा है जंतर मंतर। क्या रहा है, तो सबसे पहले देखो नंबर 1 मैंने वहां डाल दिया था, इसलिए मैं नंबर 2 डालूंगा, यहाँ पे ध्यान रखना। नंबर 1 कौन सा है, केवलादेव। नंबर 2 पे अपन चलते हैं, तो आता है जंतर मंतर। क्या आता है, जंतर मंतर को जो है शामिल किया गया था आपके धरोहर सूची में। ठीक है, जंतर मंतर कहां आता है, जयपुर में। अब यहां पर 6 किले आपके जो हैं, जिनको एक साथ डाला था सूची में, वो कौन से हैं, तो यहां पर एक नाम इस तरह से याद रखना, गाजर चीकू आम, ये सुना होगा आप लोगों ने, गाजर चीकू आम या चीकू गाजर आम, कुछ भी सुन लो चल जाएगा। अब यहां पे सबसे पहले क्या आ रहा है, गा से हो जाएगा गागरोन। तो गागरोन दुर्ग कहां आता है, झालावाड़ में, उसको डाला गया धरोहर की सूची में। ज से जैसलमेर, जैसलमेर में कौन सा किला आपका है, सोनारगढ़। सोनारगढ़ को डाला गया कहां पे, सांस्कृतिक धरोहर में। सोनारगढ़ कहां आता है, जैसलमेर के अंदर। र से हो जाएगा रणथंभौर। क्या हो जाएगा, रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर कहां आता है, सवाई माधोपुर में। कहां आता है, सवाई माधोपुर में आता है, ध्यान रखना। सवाई माधोपुर आपका जो है उसमें आपका आता है रणथंभौर, किला है रणथंभौर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आपका जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ची से चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ कहां आता है, तो चित्तौड़गढ़ खुद अपने आप में जिला है। ठीक है, उसके बाद नंबर 7 पर क्या आएगा, कू से कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ आता है राजसमंद में, भी बताया था मैंने आप लोगों को। और नंबर 8 पे क्या आएगा, यहाँ पे नंबर 8 पे मैं लिख देता हूं इसको ऊपर, 8 पे आ जाएगा आपका आमेर। आमेर कहां आता है, जयपुर, सबसे ज्यादा इनकम प्राप्त करता है किला। और नंबर 9 पर जो लास्ट में डाला गया वो डाला गया जयपुर शहर परकोटा। जयपुर का शहर परकोटा जो आपका है वो डाला गया। तो जयपुर शहर परकोटा आपका आता है किसमें, आपके विश्व सांस्कृतिक धरोहर के अंदर। अपने आप परकोटा था ना, उदयपुर में तोड़ दिया लोगों ने, आया ना, कॉलोनी डेवलप हो गई, कुछ एक भाग में परकोटा बचा अपना, बाकी सारा जो परकोटा है वो तोड़ दिया गया। अगर आपको उदयपुर को विकसित करना ही था तो आप क्या करते, उस परकोटे को रहने देते और परकोटे के बाहर का जो क्षेत्र है उससे डेवलप करते, तो हमारा इतिहास बचा रहता, कुछ संस्कृति बची रहती कि हाँ उदयपुर शहर पहले यहाँ इसके अंदर ही था। अब बोलना पड़ता इसके अंदर था, अब वो देखता है यहाँ तो होटल है, कहां से था। तो ये दिखती है कि दीवार आपको नहीं दिखती दीवारें, ठीक है, वो दीवारें तोड़ दी गई। तो डेवलप इस तरह से करना चाहिए था कि वो शहर परकोटा रह जाता और हमारा इतिहास बचा रह जाता, हेरिटेज जो हमारी थी वो बची रह जाती। आगे बढ़ते हैं यहां से। 9 तो ये हो गए। अब दोस्तों देखो 9 तो स्थान है, और ये सब कैसे होते हैं, मूर्त। मूर्त मतलब जिसको छू सकते हैं, है ना, हार्डवेयर। अब यहाँ चलो दोस्तों साथियों, एक आपका जो है अमूर्त धरोहर भी है। तो यूनेस्को द्वारा अमूर्त धरोहर की सूची जो आपकी है साथियों, उसमें कौन सा आपका लिया गया है, क्या किसे लिया गया है, कालबेलिया नृत्य को। किसको लिया गया है, कालबेलिया जो नृत्य आपका है उसको लिया गया है इस सूची में। कालबेलिया नृत्य को इसमें लिया गया है। किसमें लिया गया है, अमूर्त की सूची में। यानी ये भी आपका जो है गया किसमें, सांस्कृतिक धरोहर में गया है, लेकिन कैसा है, अमूर्त है। कैसा है,
अमूर्त है। आगे बढ़ते हैं यहां से, नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ और जानकारियां दे दूं आपको इसके अंदर। तो एक हमने क्या किया, यहाँ पे राजस्थान में लगाया रोपवे। क्या लगाए? रोपवे लगाए। पहला रोपवे कहां लगाया? तो पहला रोपवे हमने लगाया सुंदा माता जालोर में। सुंदा माता जालोर, जो सबसे लंबा रोपवे भी आपका ध्यान रखना, सुंदा माता जालोर 800 मीटर लंबा आपका रोपवे है ये, जो कि राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे है। सेकंड रोपवे हमने कहां लगाया? करणी माता। कहां लगाया? करणी माता कहां आता है? करणी माता आता है उदयपुर। करणी माता उदयपुर में आपने लगाया सेकंड रोपवे। थर्ड रोपवे कहां लगाया आपने? थर्ड रोपवे लगाया आपने अजमेर के अंदर, पुष्कर के अंदर। कहां लगाया? पुष्कर में। और पुष्कर में कौन सा है? सावित्री देवी। कौन सी देवी है? जो ब्रह्मा जी की पत्नी थी, सावित्री देवी मंदिर पुष्कर में तीसरा लगाया। और एक आपने लगाया जयपुर में बजरंगबली के नाम से, तो वीर हनुमान मंदिर या वीर बजरंगबली भी से कह सकते हैं अपन। कहां पर आपका है ये? जयपुर में। 4 रोपवे लगाए आपने। प्रस्तावित कहां कहां है? तो प्रस्तावित जो आपके रोपवे हैं बता दूं आपको मैं, तो प्रस्तावित की जब बात करते हो तो प्रस्तावित रोपवे में आपका एक तो हमारा नीमच माता, प्रस्तावित में कौन आएगा? एक तो आएगा नीमच माता। नीमच माता जो आपका है उदयपुर में आता है ये। इसकी जो है नींव तो रखी लेकिन काम पूरा नहीं हुआ क्योंकि सरकार बदल गई। एक आपका है माउंट आबू में। कहां पर है? माउंट आबू में प्रस्तावित किया है अपन ने। और एक अपन ने प्रस्तावित किया है जालोर दुर्ग पर। कहां किया है? जालोर जो किला है वहां पर प्रस्तावित किया गया है आपका ये रोपवे। तो ये आपके राजस्थान के रोपवे हैं। अब अभी आप देखो कि यहाँ हमारे यहाँ जो है शिल्पग्राम का मेला लगता है। क्या लगता है? तो शिल्पग्राम के मेले में अगर आप गए हो तो कभी कुछ खरीदा क्या? हम नहीं खरीदते, अपन समझदार है, क्योंकि हमको पता है कि जो चीज यहाँ पर मार्केट में मिल रही है 50 रुपए में, वहां 200 में मिल रही है। लेकिन कौन खरीदता है? जो विदेशी पर्यटक है या जो कोई बाहर से गुजरात से आए वो लोग खरीदते हैं, क्योंकि आर्ट 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 करके उनको वो पागल बनाते हैं। अपन तो देसी वाले, अपन को पता है कौन सा क्या आर्ट है, कहाँ मिलना है ना। अरे हाँ, ऐसा होता है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर जो शिल्पग्राम आपके लगाए गए वो कहाँ कहाँ पे है? तो एक तो आपके उदयपुर में कौन सा है? कौन सा गांव है वो? हवाला। कौन सा गांव है? बिल्कुल सही। तो एक शिल्पग्राम आपके हवाला उदयपुर में। कहां पे? हवाला कहां आता है? उदयपुर। तो हवाला उदयपुर के अंदर एक शिल्पग्राम है, हवाला उदयपुर। एक शिल्पग्राम कहां है? पालगांव जोधपुर में। कहां है? पालगांव जोधपुर में। और कहां है? कहां पे? सवाई माधोपुर में एक आपका शिल्पग्राम है, राम सिंह पुरा करके। ये आपके कुछ प्रमुख शिल्पग्राम है राजस्थान के। ठीक है, अब चलते अपन आगे, एक और बात यहां जोड़ते हैं। और अब आती है बात किसकी? पर्यटन ट्रेन की, कि पर्यटन के विकास के लिए कौन कौन सी ट्रेनें आपने संचालित की है। तो आपने जो है सबसे पहले पैलेस ऑन व्हील्स आपने स्टार्ट की। कौन सी स्टार्ट की? पैलेस ऑन व्हील्स। पैलेस ऑन व्हील्स आपने स्टार्ट की 1982 के अंदर। फिर आपने एक स्टार्ट की हेरिटेज ऑन व्हील्स। क्या स्टार्ट की? हेरिटेज ऑन व्हील्स आपने स्टार्ट की है 2006 के अंदर। और एक आपने पेरी क्वीन, जो कि सबसे पुराना डब्बा अपना है, भाप का इंजन कह सकते हैं इसको, पेरी क्वीन, सॉरी भाप नहीं, सबसे पुराना इंजन आपका था ये आपका संचालित है। 3 ट्रेनें आपकी जो है वो किससे संबंध आपकी है? रखती है पर्यटन से। किससे रखती है? पर्यटन से रखती है। तो उसमें पैलेस ऑन व्हील्स आपकी है, हेरिटेज ऑन व्हील्स आपकी है और फेरी क्वीन आपकी है। इन ट्रेनों का संचालन कौन कर रहा है? तो इन ट्रेनों का संचालन करता है भारतीय रेलवे। कौन करता है? तो भारतीय रेलवे और आपका जो आरटीडीसी है, इन दोनों के संयुक्त तत्वाधान के अंदर ये आपकी ट्रेनें संचालित है। समझ में आ रही बात? अब इसी तरह से आपका जो है एक और इसको चलाया गया, उसे चलाया गया पैलेस ऑन एयर। क्या चलाया गया? पैलेस ऑन एयर चलाया गया। तो राजस्थान के अंदर जो आपके पर्यटन क्षेत्र है, जहां पे आपकी व्यवस्थाएं है किसकी? एयरपोर्ट की, उनमें क्या कराया गया? किया गया आपका पैलेस ऑन एयर रखा गया आपका। और वो रखा गया 5 शहरों में। किसमें रखा गया? 5 शहरों के अंदर आपका
रखा गया। एक आपने रखा है क्या, पैलेस ऑन आपका वेव्स, ये प्रस्तावित है। वेव्स का मतलब होता है आपकी लहरें, क्या होती है, लहरें। तो इसमें क्या करेंगे कि जो गंगा नदी आपकी है, गंगा की नदी के से आपका जो है यमुना, यमुना होते हुए चंबल नदी के माध्यम से राजस्थान तक पर्यटन की व्यवस्था की जाएगी। ये किसमें किया गया, आपका पैलेस ऑन वेव्स में किया गया, प्रस्तावित इसको रखा गया है। तो दोस्तों अभी तक जो मैंने आपको बताया इस पूरी क्लास के अंदर क्या क्या जानकारी दे चुका हूं मैं, आप लोगों को देख लेते हैं एक बार फटाफट से। तो मैंने बताया कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया राजस्थान ने, सबसे पहले समिति कौन सी थी, मोहम्मद यूनुस समिति थी। इसके बाद में आपने देखा कि कहां से कौन से पर्यटक आ रहे हैं और कहां आ रहे हैं। फिर हमने ये देखा साथियों कि आय कहां से किसको ज्यादा हो रही है और दिवस कब मनाते हैं, हमारा जो स्लोगन है वो क्या है। फिर हमने ये देखा कि सब त्रिकोण कौन कौन से, तो 2 त्रिकोण है, स्वर्णिम और आपका मरु। फिर हमने पढ़े सर्किट, सर्किट जो है मुख्य रूप से 9 है, 10वां मैंने लिखवाया आपको मेवात, उसको काउंट वैसे नहीं करते हैं, लेकिन आपके जो है कुछ जगह पर काउंट किया गया, कुछ पे काउंट नहीं किया गया है। मरु सर्किट, माउंट आबू सर्किट आपका है, यहाँ पर आपका मेवाड़, हाड़ौती, ब्रज, ढूंढाड़। उसके बाद में मैंने बताया आपको शेखावटी, मेरवाड़ा, रणथंभौर और मेवात। फिर अपन ने बात की यहाँ पर जो संस्थाएं काम कर रही है वो कौन कौन से, तो पर्यटन विभाग आपका कार्य कर रहा है, आरटीडीसी आपका कार्य कर रहा है, फिर सलाहकार मंडल आपका कार्य कर रहा है, रिटमैन आपका कार्य कर रहा है। फिर हमने देखा योजनाएं, हेरिटेज होटल्स और आपका पेइंग गेस्ट, जो प्रसिद्ध आपकी योजनाएं हैं जिनसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। फिर अपन ने पढ़ा यूनेस्को की धरोहर के अंदर शामिल जो स्थान आपके हैं वो कौन कौन से हैं, तो टोटल 9 स्थान पढ़े। और एक अपन ने पढ़ा अमूर्त कौन सा था, काल बेलिया नृत्य था, ये हमने पढ़ लिया यहाँ पे। फिर रोपवे कहाँ कहाँ पे हमने वो पढ़ा। फिर हमने पढ़ा शिल्पग्राम कहाँ कहाँ पे आपके हैं वो। फिर हमने पढ़ा कि ट्रेनें कौन कौन सी चलाई आपकी गई थी ये। इसके बाद हमने देखा साथियों यहाँ पर कुछ और योजनाएं जो आपकी अभी वर्तमान में इनके ऊपर काम किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारा जो हमने पढ़ा है वो सब किसमें पढ़ा है अपन ने, ये पढ़ा है हमने पर्यटन के अंदर। तो इतना आपका जो है टॉपिक यहाँ पर होता है पूर्ण। हम मिलते हैं आपसे वापस नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद, मोस्ट वेलकम।